वाइस कैप्टन बाबर आजम, अल्फाबेटिकली आगे चलेंगे जी। आबिद अली, आसिफ अली, फ़खर जमान, हारिस सुहेल, मोहम्मद हसनैन, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, उस्मान शनवारी, वहाब रियाज। हसन स्क्वाड में था लेकिन हसन को कल फील हुआ बैक स्पेज़म, सो अकॉर्डिंग टू द फिजियो वो अभी पार्ट नहीं हो सकता टीम का। लेट्स सी वो कब तक फिट होता है, यहीं रहेगा, रिहैब उसका होगा और फिर देखेंगे जी। क्वेश्चन सुहेल भाई। इस बार आपकी पहली टीम थी जिसकी अनाउंसमेंट आप प्रॉपर तरीके से की आपने। जब आपने प्रोबेबल्स का ऐलान किया था 20 खिलाड़ियों का, तो आपके एक सिलेक्टर ने ये बोला जो कि कोच हैं, बाद में शायद आप लोगों ने उनको बता दिया था कि आपका मोबाइल ऑफ था या आपको ईमेल आपने नहीं पढ़ी। 6 जो कोचेज हैं 3 मुख्तलिफ जगहों पे वो होते हैं और आप यहाँ पर हैं। कितना मुश्किल है ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल एक सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी जो 3 लोग आपके साथ एक जगह पे एक कमरे में बैठ के करते थे। अब आपने 6 कोचेस को 3 मुख्तलिफ जगहों पे फोन करना है और उनसे इनपुट लेना है और टीम अनाउंस करना है। कितना मुश्किल है ये तजर्बा आपके लिए? देखें, एक सिस्टम डेवलप किया हमने जिसमें तमाम कोचेस के बाद पास एक फॉर्म है कि वो हर मैच की जो रिपोर्ट है, जो भी परफॉर्मर हैं, जितने भी प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं, उन सब का पूरा जो उनके मुतालिक फीडबैक होता है वो मुझे भेजते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं ऑलमोस्ट कुछ कोचेस हर दिन का भेज देते हैं और मोस्टली एंड ऑफ द 4-day गेम हर प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है, उसके एटीट्यूड, उसकी फिटनेस, किस तरीके से उसका पूरा एक फॉर्म है, वो मुझे मिलता है। फीडबैक पूरा मेरे पास होता है। और दूसरा ये कि किसी के बारे में अगर मैंने पूछना है तो मैं फ़ोन करके डायरेक्ट उनसे बात कर लेता हूँ। तो कोशिश ये है कि हम डेली बेसिस पे हमारे पास फीडबैक और प्लेयर्स का आइडिया होता रहे कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। ये ना हो कि 4 मैचेस गुजर गए या एंड ऑफ सीजन के लिए हम इंतज़ार करते रहे। हमें साथ साथ हर प्लेयर की जो कंडीशन है उसका पता होना चाहिए। शेख साहब, शहजाद और उमर अकमल को भी इनवाइट किया गया, कैंप में उन्होंने ट्रेनिंग भी की, होपफुल भी नज़र आ रहे थे। क्या वो आपके म्यार पर पूरा नहीं उतरे? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो टीम में क्यों नहीं जगह बनाने में कामयाब हुए। सेकंड ये है कि हम मोहम्मद हफीज़ पर T20 और वनडे के दरवाजे बंद हो गए, टेस्ट उन्होंने खुद ही छोड़ दिए, उनका क्या फ्यूचर है? सबसे पहले अहमद और उमर अकमल की बात देखें, दोनों की परफॉर्मेंस, अहमद शहजाद की T20 में PSL में परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, उमर अकमल की सारे फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस है, बट एट द मोमेंट उसके साथ बहुत काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहा है। सबसे बड़ा जो मसला है उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्गर वर्जन्स के लिए फ़िट करना है। उस पर मेरे ख्याल में एक प्लान उसको दिया है, उसको टाइम पीरियड भी दिया है। ऑब्वियसली जब उनको बुलाया था तो जो प्लानिंग थी वो T20 की थी और वो अभी यहीं रहेंगे। T20 में होपफुली इंशाल्लाह वो होंगे, उनको मौका मिलेगा और फिर देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो ओपनर्स हैं तीनों परफॉर्म कर रहे हैं। वनडे क्रिकेट में आबिद अली की परफॉर्मेंस है, इमाम की परफॉर्मेंस है, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस है। तो विल सी ग्रेजुअली हाँ जी हमने कैसे जाना। दूसरा सवाल जो मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, आई थिंक
उनका एनओसी भी था और वो वहाँ पे खेल रहे हैं कैरिबियन लीग में। हम देखेंगे उनको आगे। प्लान से कोई आउट नहीं है। जहाँ टीम को ज़रूरत होगी, जहाँ हमें एक प्लेयर को कहीं भी हम समझते हैं कि वो हमारे लिए इफेक्टिव है पाकिस्तान के लिए, ज़रूर कंसिडर करें। हाफिज। इस पर अगर इस टीम को देखें तो इसमें हम देखते हैं फ़खर जमान जो ब्राज़ील की परफॉर्मेंस ऊपर जाने की बजाय मुसलसल नीचे जा रही है। एक तो उनके बारे में किस तरह उनको अब आप करेंगे, और दूसरा हम आबिद अली और नवाज इस टीम में आए हैं, क्या नवाज जो ने परफॉर्म किया है 100 किया वहाँ पर उसकी बुनियाद पर इनको लिया है या कोई और परफॉर्मेंस का भी है? और दूसरा आबिद अली के हवाले से बताइए, उनको मौके नहीं मिले। देखिए, कोशिश तो हमारी फ़खर ज़मान के हवाले से एक सिंपल सी चीज़ है कि फ़खर ज़मान नो डाउट कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 47 की एवरेज है उसकी वनडे क्रिकेट में। लास्ट एक दो सीरीज़ में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर है आपका, और वो ऐसा प्लेयर है कि जो आपको अगर 10 ओवर भी खेलता है तो आपके चांसेस मैच जीतने के हो जाते हैं। तो आई थिंक कोशिश करेंगे उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उस पर काम करें, उसको ज़ाया करने की बजाय उसको आगे कैसे हमने अच्छे अंदाज में यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ऐसे प्लेयर आपके लिए मैच विनर होते हैं। और आई थिंक स्टिल वो जिस तरह की फॉर्म जैसे यहाँ पे हमने देखा है 3-4 दिनों में, वो जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, होपफुली कि दोबारा वो उसी तरह की परफॉर्मेंस देगा। आबिद अली नो डाउट इज़ देयर, यही वजह वर्ल्ड कप में ड्रॉप हुआ लेकिन दोबारा वापस लेके आए कि उसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, और जो 3 ODIs उसमें 100 किया उसने, और अभी जितना उसने फिटनेस पे काम किया आई थिंक वो आप लोग देखेंगे उसको बहुत इम्प्रूव्ड है, उसकी कमिटेड है। तो होपफुली कोशिश करेंगे कि किस तरीके, मुश्किल है आपके पास मैचेस बड़े कम है ODIs के, 3 मैच हैं, उसके बाद आगे फिर बहुत अरसे के बाद, बट इसीलिए ज़्यादा बैट्समैन भी रखे हैं कि हम जहां हमें चांस मिले हम इन सब को मौका दें। इमरान। नवाज ज़ाहिर है आपने सबने देखा, कैपेबल बैट्समैन है, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं लिमिटेड ओवर्स में उसकी, अभी उसने 4 डे में भी 100 किया। तो आई थिंक एक जो स्लॉट हमेशा हमारे लिए मसला बनी रहती है वो है आपका बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 7 पे। तो वो मेरे ख्याल में ऐसी जगह है, चाहे वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो चाहे वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो, अभी तक कोई और ऐसा बंदा इमाद के बाद नहीं है कि जो उस स्लॉट पे हम जिसको सोचें। तो आई थिंक यही एक उसमें आगे के लिए सोचा है कि इसको डेवलप करें थोड़ा सा इसको भी, ताकि हमारे पास कोई बैकअप हो उसका। इमरान। आपने फ़खर की बात की कि आप बहुत अच्छा बैट्समैन उसे खिलाना चाहते हैं कि वो ज़ाया ना हो जाए। शाहिद खान अफरीदी भी इसी तरह ही थे कि आप कहते थे कि 10 मैचों के बाद अगर वो एक 50 कर लेता है तो बहुत अच्छा मैच विनिंग प्लेयर आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने मैचेस हारे। इसी तरह उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें तो पिछले 10 मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं। आपका प्लान होगा, फ्यूचर प्लान होगा कि उनको लेकर चलना है। हसन अली के बारे में आप कह रहे हैं कि वो अनफिट हो गए, आप समझते हैं कि हसन अली को ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए, फिर उसको आपको लेके आना चाहिए वापस, ना कि अभी से आप उसको सिर्फ इसलिए साइड पे कर रहे हैं कि वो अनफिट है। और फ्यूचर प्लानिंग में आप नए यंगस्टर, आपने जो टीम अनाउंस की है उसमें ये लग रहा है कि आप सीरीज जीतने के लिए जा रहे हैं, ना कि फ्यूचर के लिए प्लेयर निकालने जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए, मैं इस पे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन कोई ये लेबॉर्ट्री नहीं है रन टीम कि विद नो परफॉर्मेंस आप लोगों को जो है यहाँ पे बुलाते जाएं और खिलाते जाएं। ऑब्वियसली जिसने भी आना है कोई ना कोई परफॉर्मेंस करे और आए। मेरे ख्याल में ये लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हो। नीचे जब किसी की परफॉर्मेंस होगी, यंगस्टर्स हैं, जेन में हैं, कुछ कैंप में भी हैं और कुछ अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, जब वो परफॉर्म करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो श्रीलंका के खिलाफ खेलें, जो अच्छा है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेल सकता है। तो मेरा जो विजन बड़ा क्लियर है कि किसी को उस वक्त खिलाएं, फ्यूचर प्लानिंग है, या चाहे ये सीरीज़ जब वो रेडी हो और जब वो टीम की ज़रूरत हो। ये नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में कि वो इसको चेक कर लो। मेरे ख्याल में वो आपको इस हद तक आप उसको देख लेना चाहिए कि हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में ये आके परफॉर्म करेगा।
यही करते हैं हम, बगैर पूरी तरीके से चेक किए प्लेयर्स को खिला देते हैं, फिर उनके कैरियर 1 मैच 2 मैच के बाद वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं, और फिर मीडिया में और इधर उधर यही सवाल होते हैं कि जी ये तो अभी तैयार नहीं था, क्यों खिलाया। तो मेरे ख्याल में ये हमें थोड़ा सा तरीके के साथ जाना चाहिए। हसन अली की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लो उसका पिछले 1 साल में उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं, बट स्टिल आई थिंक जैसे वो यहाँ पे एफर्ट कर रहा है, अभी 4 डे भी खेला है, जितनी बॉलिंग वो करेगा, और फिर वकार भाई हैं, आई थिंक उनके साथ काम करेगा, जो थोड़े बहुत उसके इश्यूज हैं वो मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और ऑब्वियसली बैकअप भी हमने ढूंढने हैं। उसकी एवरेज अभी भी 47 की है, नो मैटर जितना भी वो है, और इम्पैक्ट प्लेयर है। आप पिछले जो 2 साल की परफॉर्मेंस थी उसकी, जो कंटिन्यूसली उसने की थी, उसको नहीं भूल सकते पिछले 10 मैचों पे। तो आई थिंक राइट ऑफ नहीं करना हमने किसी भी प्लेयर को, उसकी फॉर्म को देखना, और अभी मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में। लेट्स सी कि हमने कैसे जाना। इस बार आपने वो आंसर नहीं किया, हफीज अवेलेबल नहीं थे या आपने उनको ड्रॉप किया। दूसरा ये कि आपकी जितना आप क्रिकेट खेले सबसे क्लोज आपके हफीज रहे हैं, अब आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, और उनका भी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, फिर वनडे में कुछ चीज़ आगे दिख नहीं रही है, T20 में जरूर है, तो हफीज के लिए क्या प्लान बना रखा है? दोस्ती कहीं बीच में आड़े तो नहीं आएगी? लेकिन दोस्ती अगर आती तो फिर तो अभी आ जाती। मेरे ख्याल में प्रोफेशनल एज प्रोफेशनल हमें अंडरस्टैंड करना है और प्रॉपर वे में प्लान करना है। हफीज़ क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक चांस था कि जैसे 1-2 लड़के जिनको बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा था, हम कहीं ना कहीं उनको यूटिलाइज करें, और फ्यूचर में ऑब्वियसली आपके पास हफीज़ भी हैं, शुएब मलिक भी हैं, ऑस्ट्रेलिया हमने जाना है, फिर T20s काफ़ी आ रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास काफ़ी मौके हैं। तो सबको देख के मेरे ख्याल में एक बैलेंस टीम बनानी है हमने वर्ल्ड कप के लिए, कौन कहाँ स्टैंड करता है, और जो हमें लगे कि पाकिस्तान टीम के लिए मोर इफेक्टिव है उसको हम उस नंबर पे लेके हैं। तो इस सीरीज़ में मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, फिर आगे भी जो क्रिकेट आएगी उसमें राइट ऑफ आप नहीं कर सकते। हफीज़ और शुएब मलिक की आखिरी 10-10 मैचों में T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, तो ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये सीरीज़ दूसरों के लिए एक चांस है कि हाँ जी हम देखें कि जो हमारी उसके अलावा लॉट है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अबू बकर मिसबा, 2 साल तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वनडे में हमारी टीम की खास परफॉर्मेंस नहीं रही। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जिस तरह के स्ट्राइक रेट अब वनडे में चला गया। तो उसके हवाले से आपने प्लेयर्स को क्या टारगेट दिए हैं? क्योंकि इमाम उल्लाह, बाबर आजम ऊपर खेलने वाले प्लेयर हैं, अगर फ़कत जल्दी आउट हो जाए तो वो बारी लगाना शुरू हो जाते हैं और लंबे खेलने चक्कर में बॉल्स काफ़ी ज़्यादा डॉट करते हैं। तो आपका कोई टारगेट दिया प्लेयर्स को कि स्ट्राइक रेट को हमने लेके चलना है? क्योंकि श्रीलंका की टीम भी कोई मजबूत टीम नहीं आ रही, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर ड्रॉप किए हैं, तो आपने प्लेयर्स को इस वनडे के लिए कोई टारगेट्स दिए हैं? देखिए टारगेट बिल्कुल हैं। सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं कि बैटिंग को मतलब ब्लेम करना इन हारों की वजह से, अगर आप पीछे याद करें तो कितनी दफ़ा हमने इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में अगर क्रिकेट खेली होगी तो 300 प्लस स्कोर किए होंगे, बहुत कम। ये जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरीके से इन्होंने हर जगह पे जाके रन्स किए हैं, आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव आवर फील्डिंग एंड बॉलिंग। अगर 300 प्लस करके आप हारते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम हमेशा से वो टीम रही है जो मर्जी हो जाए। जब मैं भी खेल रहा था उस टाइम पे भी दुनिया में चाहे 300 रन हो रहे थे, लेकिन हमारी टीम ऐसी होती थी जो 230 या 40 करने के बाद भी मोस्टली मैचेस जीतती थी, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी। अब 300 प्लस करने के बाद अगर आप कंटिन्यूसली मैचेस हार रहे हैं, इट मीन्स कि आपको अपनी बॉलिंग में वो एक्स फैक्टर लेके आना है। अगर 300 प्लस 320-25 इंग्लैंड की पूरी सीरीज अगर आप देख लें, 300 प्लस की सीरीज थी, वहाँ भी हम ये कह रहे थे नहीं 370 करना था, 330 करके हार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपकी बैटिंग लाइनअप 300 प्लस कर रही है तो आई थिंक
हमें बॉलिंग में भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि उसको हम डिफेंड करें। मेरे ख्याल में ये सारे प्लेयर अराउंड 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, इनकी एवरेजेस 50 के करीब हैं या 50 से ऊपर हैं। इससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी, और मतलब आप दूसरे भी टॉप क्लास प्लेयरों को देखें तो उनकी भी एवरेजेस और उनके पास भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर हैं। हाँ, नीचे थोड़ी सी फायर पावर जो पावर हाउस है वो हमें डेवलप करना है और उस पर मेरे ख्याल में हम वर्क करेंगे, कोशिश करेंगे। 6, 7, 8 पे जो एंड पे आके आप एक इम्पैक्ट डालते हैं वो T20 और वनडे में हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिस पे हमने काम करना। आई थिंक रिजवान की परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन मतलब ऑलमोस्ट 50 का एवरेज है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी वो खेला है, लास्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2 बड़े अच्छे 100 किए हैं उसने। और रिजवान सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वनडे पे वो टॉप ऑर्डर में खेलता है, नंबर 4 पे मोस्टली। और मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि सरफराज का रोल डिफरेंट है, रिजवान का रोल डिफरेंट है और दोनों खेल सकते हैं। नंबर 4 पे अगर एक बंदे ने 200 किए हों और हारिस अभी फिलहाल अगर खेल रहा है तो कहीं पे भी आपके पास ये रिप्लेसमेंट है, वो खेल सकता है उस नंबर पे। फिर प्लस एक एडेड एडवांटेज है आपके पास कि आपके पास 2 विकेट कीपर हैं, अल्लाह ना करे कोई इंजरी या कुछ होता है तो आपके पास वो भी एक बैकअप है। और फिर आपका एक प्लेयर लूप में रहता है जिसकी इतनी परफॉर्मेंस है, फिटनेस वाइज वो टॉप 1 और 2 में होता है। तो कोशिश हमारी यही है कि ऐसे प्लेयर्स को इंसेंटिव मिले, ऐसे प्लेयर को इनकरेज किया जाए और उनको कोशिश करें कि मैचेस मिलें जहां पे भी हमारे पास चांस हो। अंश भाई देखिए, सबसे पहले तो इफ्तिखार रिकॉर्ड उसका है 51 की एवरेज है उसकी, लिस्ट है कि कुछ 3-4 सीजनों से टॉप परफॉर्मर है आपका हर फॉर्मेट में। फर्स्ट क्लास में भी रन हैं, वनडे में भी रन हैं, प्लस आपका मेरे ख्याल में 5वां बॉलर भी है। 6ठा होता है आपकी टीम में, लेकिन ऐसा बॉलर है कि उसको आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, 10 ओवर भी वो कर सकता है। फिटनेस वाइज उसकी जो जितने फिटनेस टेस्टिंग है वो भी एक्सीलेंट है। तो आई थिंक कोई ऐसा एरिया नहीं है, मैच्योर प्लेयर है, परफॉर्मेंसेस हैं, सारा कुछ है और 3 डायमेंशनल प्लेयर है आपका। आपकी फील्डिंग वाइज भी अच्छा है, फिटनेस अच्छी है, बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, हर किस्म की सिचुएशन में बॉलिंग कर सकता है। क्योंकि अगर कोई लॉन्गर वर्जन में अच्छा बैट्समैन है और उसका रिकॉर्ड लिमिटेड ओवर्स में अच्छा है, इट मीन्स कि उसके पास दोनों चीज़ें, 90 का स्ट्राइक रेट, 51 की एवरेज किसी की है, तो मेरे ख्याल में वो उसको पता है कि मैंने हर सिचुएशन में कैसे खेलना। यही एक वजह है मेरे उसको लाने की। और पहले वो नहीं आ रहा था टीम में इसलिए कि शुएब मलिक और हफीज़ थे, सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स जो साथ ऑफ स्पिन करते थे, फिर मिडल ऑर्डर में बैटिंग। तो आई थिंक उनके जाने से वो जो एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन है, अगर लेफ्ट हैंडर्स आते हैं तो वो आपके पास बनता है इफ्तिखार। तो यही एक सोच थी इसके पीछे उसको लाने की। जुनैद खान ऑब्वियसली ही वाज़न्ट पार्ट ऑफ द टीम, इन द लूप, देखते हैं कैसे वो परफॉर्म करता है। जहाँ समझेंगे कि हाँ जी नाउ इज इन गुड फॉर्म, तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, दरवाजे खुले हैं जी, बिल्कुल खुले हैं। करार देखिए, कोशिश यही होती है आपकी, क्योंकि आप डेवलप करना चाहते हैं प्लेयर्स को और ऑब्वियसली जिस तरह की उसकी पेस है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हसनैन जितनी भी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, PSL या उससे पहले भी उसके बाद भी,
4 ओवर कर रहा है, मतलब उसने लॉन्गर वर्जन, अभी भी वो CPL में था, वो यहाँ पे फर्स्ट क्लास नहीं खेला, और फिर वो जब आया तो अभी तक वो लॉन्गर वर्जन की बॉलिंग उसने नहीं की। कोशिश यही, कल भी वकार भाई ने उसके साथ काम किया है कि 10 ओवर करे, फील्ड में रहे, 10 ओवर करे, और उसको एटलीस्ट हम इस सीरीज तक तैयार करें कि वो पूरी तरह तैयार हो, 10 ओवर प्लस 3.5 घंटे जो फील्ड में रहना, और यही हमारा टारगेट है। विल सी कि कितना वो रेडी होता है, किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। श्योरिटी तो आप किसी चीज़ की नहीं दे सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किस तरीके से सीरीज़ ने चलना है और वो कहाँ स्टैंड करता है और किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। बट आइडियली मेरे ख्याल में हम कोशिश करेंगे कि उसको ज़रूर खिलाएं। अगर मगर ये तो वक्त ही बताएगा भाई। लास्ट 2 क्वेश्चन, 1 मिनट। ये फ्यूचर के फैसले से अल्लाह को भी मालूम है। लेट्स गिव हिम चांस। होपफुली जितनी मेहनत सरफराज ने की है अपनी फिटनेस पे, अपनी बैटिंग पे, और विद प्रॉपर चांसेस, मैं समझता हूँ कि सरफराज जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में मिस्टेक होती रही वो यही कि सरफराज ने अपने आप को इनफ चांसेस नहीं दिए एज ए बैट्समैन प्रूव करने के लिए। अगर आप 10 मैचों में सिर्फ 2 में बैटिंग करेंगे या 3 में बैटिंग करेंगे तो आप अपने आप को सिर्फ 30% चांस दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर वो 100% चांस लेगा खेलने, बैटिंग करने के लिए, तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो आपको परफॉर्म करके देगा। और मेरी कोशिश यही होगी कि सरफराज एज अ बैट्समैन अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करे और उस रोल को जाके पूरा करे। लास्ट क्वेश्चन।